हेलो दोस्तों, मैं हरीश मटपाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ज्ञान सागर मटपाल चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ाने जा रहा हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स का। हमारा जो टॉपिक है उसका टाइटल है ISLM। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए हमने इसकी जो वीडियो है वो कई पार्ट में बनाई है। आज की पहली वीडियो और जो पहला पार्ट है उसमें हमने ISLM के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं। तो देखते हैं हम लोग ISLM जो टॉपिक्स है हमारा उसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जो IS है उसका मतलब क्या है। ये जो गुड्स मार्केट है जहाँ पे गुड्स खरीदे और बेचे जाते हैं वहाँ के इक्विलिब्रियम को IS रिप्रेजेंट करता है। तो IS का मतलब है गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम। उसी प्रकार से सिमिलरली जो LM है, LM का मतलब है कि जो मनी मार्केट है जहाँ मनी का डिमांड और मनी का सप्लाई हम पढ़ते हैं, तो मनी मार्केट में जो इक्विलिब्रियम है उसे हम कहते हैं बच्चों LM। तो यहाँ पे हमने समझा ISLM। अब जो गुड्स मार्केट है जहाँ गुड्स एंड सर्विसेज परचेस और सेल किए जाते हैं, इस मार्केट में जो भी इक्विलिब्रियम हम बताते हैं उसे हम कहते हैं IS। तो IS का मतलब है कि गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम तभी होता है जब इन्वेस्टमेंट और सेविंग एक दूसरे के बराबर हो। सभी फर्मों ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो उतना ही है जितना इकोनॉमी के अंदर सेविंग किया गया है। यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल नहीं है, क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है एक एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट है, एक टोटल इन्वेस्टमेंट है जो देश के अंदर सभी एंटरप्राइजेज और सभी फर्मों के द्वारा किया गया है। उसी प्रकार से जो सेविंग है वो सेविंग भी इंडिविजुअल सेविंग नहीं है, ये एग्रीगेट और सम सभी लोगों ने जो सेविंग किया है सभी उनका जोड़ है। उसी प्रकार से जो IS है वो गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम को बताता है, जिसका मतलब है सेविंग का इक्वल होना इन्वेस्टमेंट के बराबर। तो जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका है। उसी प्रकार से जो मनी मार्केट है जहां मनी का डिमांड और मनी का सप्लाई हम पढ़ते हैं, तो मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम तभी होता है जब मनी का डिमांड और मनी का सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो। तो मनी का डिमांड का मनी के सप्लाई के बराबर होना मनी मार्केट्स में इक्विलिब्रियम कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं गुड्स मार्केट। तो गुड्स मार्केट में जो टॉपिक है वो हमें पढ़ना है IS। बच्चों, हमें यहाँ पे सबसे पहले I का मतलब पता होना चाहिए। I का मतलब I स्टैंड्स हेयर फॉर द इन्वेस्टमेंट। सभी फर्मों ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसे हम I बोलेंगे। और यहाँ पे S का मतलब जो है वो सेविंग है, तो ये हो गया IS। अब सबसे पहले हमें समझना है कि जो इन्वेस्टमेंट है I, उसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, जो फैक्टर इन्वेस्टमेंट को चेंज करते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। फर्मों को अगर प्रोडक्शन करना है तो उन्हें कैपिटल गुड्स परचेज करने पड़ेंगे। तो फर्मों के द्वारा और प्रोड्यूसर के द्वारा जो कैपिटल गुड्स सच एज द मशीन्स, टूल्स, बिल्डिंग्स, ये सब कैपिटल गुड्स होते हैं, इनको परचेज करना और इनकी क्वांटिटी को इंक्रीज करना, ये इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो आखिर इन्वेस्टमेंट किन बातों पर डिपेंड करता है वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं उन्हें हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और नंबर 2 में रेट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा बाकी जो फैक्टर्स हैं ऑन विच इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स, उसको हमने रखा है और यहाँ पे हमने उनको बोला है अदर फैक्टर्स। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को समझेंगे। बच्चों और प्यारे दोस्तों, ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो बैंकों के द्वारा चार्ज किया जाता है जब फर्में इन्वेस्टमेंट के लिए बैंकों से लोन लेते हैं। तो फर्मों ने, प्रोड्यूसर ने कैपिटल गुड्स खरीदने के लिए
बैंक से जो उधार लिया है अमाउंट, उस पे जो चार्ज लगाया जाता है बैंकों के द्वारा, वो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब इसमें हमें समझना है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो इन्वेस्टमेंट है, उसके बीच में एक रिलेशन हमें समझना है। जैसे प्राइस और डिमांड में एक रिलेशन होता है इनवर्स। अगर कोई प्रोडक्ट महंगा है तो हम उसको परचेसिंग कम करते हैं, और जब कोई प्रोडक्ट सस्ता होता है तो हम उसकी डिमांड ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। अगर लोन सस्ता है तो लोन की डिमांड ज़्यादा होगी, और अगर लोन महंगा है तो लोन की डिमांड कम होगी। उसी प्रकार से अगर बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं वो कम ले रहे हैं तो फर्में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगी। उसी प्रकार से अगर बैंकों के द्वारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जा रहा है वो ज़्यादा लिया जा रहा है, तो ऐसे केस में फर्मों के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कम होगा। तो यहाँ हमने समझा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के बीच में एक इन्वर्स रिलेशन होता है। इस इन्वर्स रिलेशन को हमने ग्राफ से भी समझना है। वर्टिकली हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट किया है, और हॉरिजॉन्टली जो लाइन है एक्स एक्सिस, वहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट किया है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में इन्वर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। अगर मान लेते हैं कि बैंकों के द्वारा जो लोन और जो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए फर्मों को, उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, मान लेते हैं कि वो R0 है, ठीक है। अब सडनली क्या हुआ कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, माना कि ये कम हो गया, तो जो R0 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सभी फर्में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको हम मान लेते हैं I0। अब मान लिया कि अचानक जो है बैंकों के द्वारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है वो एकदम से डिक्रीज हो गया है। तो जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा वैसे ही इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, पहले R0 था, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 हो गया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन हो गया है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट के डाउन होते ही क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगा। भाई अगर पैसा सस्ता मिल रहा है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल रहा है, तो फर्में और प्रोड्यूसर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, बैंकों से ज़्यादा उधार लेकर ज़्यादा मशीनें परचेज करेंगे। ऐसे केस में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगा और वो हो जाएगा I0 से I1, ठीक है। फिर ऐसे ही दूसरा केस देखते हैं। माना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इंक्रीज हो जाए, पहले R0 था, अब बैंकों के द्वारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है वो R2 हो गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ते ही हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, क्योंकि लोन अब कॉस्टली हो गया है। तो ऐसे केस में जो इन्वेस्टमेंट है, पहले जो I0 था वो कम होकर I2 हो गया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ते ही इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। तो ये बी पॉइंट हमारा निकल के आया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट कम होगा। तीनों पॉइंटों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो मिलाने से जो कर्व बनता है उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट कर्व, जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में इन्वर्स और नेगेटिव रिलेशन को बताता है कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट कम होगा। अब हम अदर फैक्टर्स को स्टडी करते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज आ रहा है और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से नहीं आ रहा, तो इसको हम ग्राफ से समझते हैं। कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं ऑन विच इन्वेस्टमेंट डिपेंड एक्सेप्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ब्याज की दर के अलावा कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जो हम एक एक करके स्टडी करेंगे जिन पर इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से इन्वेस्टमेंट में चेंज आ रहा है तो एक इन्वेस्टमेंट कर्व बनेगा और उसमें मूवमेंट होगी, ऑन द लाइन ऊपर या नीचे मूवमेंट होगा। अब हम पढ़ते हैं अदर फैक्टर्स जो इन्वेस्टमेंट को चेंज करते हैं। पहला जो अदर फैक्टर है, एक्सेप्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा जो अदर फैक्टर है पहला, वो है रियल इनकम। अगर फर्मों की रियल इनकम इंक्रीज होती है या फिर देश के अंदर लोगों की इनकम बढ़ती है तो ऐसे केस में गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड बढ़ेगा, और जब डिमांड बढ़ेगा तो फर्मों को इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कि बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहा है। इसके अलावा
वो फर्मों और प्रोड्यूसर की इनकम पर भी डिपेंड करता है। अगर फर्मों और प्रोड्यूसर की इनकम इंक्रीज हो रही है तो उनके पास पैसा है, तो वो अपने पैसे से और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर रियल इनकम बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जिससे इन्वेस्टमेंट कर्व शिफ्ट होके राइट को I2 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर फर्मों और प्रोड्यूसर की इनकम कम होती है तो उनके पास पैसा कम है, तो ऐसे केस में वो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगे और रियल इनकम के कम होने से जो इन्वेस्टमेंट कम हुआ है उससे इन्वेस्टमेंट कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होकर I3 हो जाएगा। तो जब रियल इनकम की वजह से इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है तो इन्वेस्टमेंट कर्व में शिफ्टिंग होती है। अगर इनकम बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट कर्व राइट को शिफ्ट होगा, और अगर रियल इनकम कम होने से इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। उसी प्रकार से दूसरा जो फैक्टर है अदर फैक्टर में जिस पर इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है वो है डिमांड ऑफ गुड्स। बच्चों, जो कैपिटल गुड्स की डिमांड होती है वो ड्राइव्ड डिमांड होती है, वो इनडायरेक्ट डिमांड होती है। कभी भी कंज्यूमर कैपिटल गुड्स की डायरेक्ट डिमांड नहीं करते। जब गुड्स की डिमांड होगी तो गुड्स को बनाने के लिए जो मशीन चाहिए उनका भी डिमांड होगा। तो अगर मार्केट में गुड्स की डिमांड बढ़ती है तो फर्में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, जिससे इन्वेस्टमेंट कर्व शिफ्ट होके राइट को शिफ्ट होके I2 हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि गुड्स की डिमांड कम हो जाए तो गुड्स की डिमांड कम होने से फर्में और प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट भी कम करेंगे, जिससे इन्वेस्टमेंट कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होके I3 हो जाएगा। उसी प्रकार से बच्चों तीसरा भी फैक्टर्स है जिस पर इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है एक्सेप्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इंक्लूड्स इन अदर फैक्टर। वो है प्राइजेज ऑफ द इनपुट्स। आउटपुट के लिए इनपुट्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, हमें जो है लेबर चाहिए। तो अगर इनपुट सस्ते हैं, अगर रॉ मटेरियल सस्ता है तो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो भी कम आएगी। प्रोडक्शन की कॉस्ट कम आएगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो इस केस में जब इनपुट सस्ते होते हैं तो इस केस में फर्में और प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देते हैं, जिससे इन्वेस्टमेंट कर्व शिफ्ट होके राइट को I2 हो जाता है। उसी प्रकार से ऑन द कॉन्ट्रेरी ऑफ दिस, यदि प्राइजेज ऑफ इनपुट्स महंगे होते हैं, यदि रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है, लेबर महंगे हो जाते हैं, तो ऐसे केस में प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी और प्रॉफिट कम होगा। तो फर्में प्रोडक्शन भी कम करेंगे और प्रोडक्शन कम होगा तो इन्वेस्टमेंट और परचेजिंग ऑफ कैपिटल गुड्स भी कम होगा, जिससे इन्वेस्टमेंट कर्व शिफ्ट होके लेफ्ट को I3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने समझा कि अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्टमेंट चेंज होता है तो इन्वेस्टमेंट कर्व में शिफ्टिंग होगी,